सो हे फ्रेंड्स, दिस इज मिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हम इस कहानी की हीरोइन को देखते हैं, जो कुछ लड़कों को देख रही थी। ना वैसे देखने के लिए नहीं देख रही थी, उसको कुछ चाहिए था उनमें, पर उन लोगों के पास था नहीं। और वो क्या, तो एक्टिंग स्किल्स। हाँ, सब देखने में अच्छे थे, पर किसी के पास एक्टिंग स्किल्स नहीं था, जो कि हमारी हीरोइन को चाहिए था। तो फिर अब उसका काम तो हुआ नहीं, तो वहाँ से वो अपनी फ्रेंड के साथ जाती रहती है। पर हाँ, उसको बोलती जरूर है कि आज मुझे एक ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा। अब वहाँ से जब जाते रहती है, तभी उसको एक लड़का दिखता है, और वही था इस कहानी का हीरो। उसको देख के वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि इसको क्यों नहीं मिलवाई तुम मुझसे। वो कहती है क्योंकि ये बीमार है और इसके पास सिर्फ 3 महीना ही बचा हुआ है। जिस पे हीरोइन सोचती है कि एकदम मेरे जैसे ही 3 महीना। अब ऐसा भी क्या होने वाला था उसके साथ 3 महीनों में, तो इसके लिए हमें पास जानना पड़ेगा उसका। तो एक बार वो ऐसे ही बैठी हुई थी, अपना और अपने हस्बैंड का फोटोज देख रही थी और बहुत खुश थी। तभी उसको कॉल आता है उसके आदमी का, और उसको पता चलता है कि उसके हस्बैंड उसके लिए एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, जो 3 महीना बाद इफेक्टिव होगा। अब ये सब सोच के तो उसको बुरा लगेगा ही ना, तो इस हिसाब से उसके पास भी 3 महीना ही है। तो अब नेक्स्ट डे वो जाती है हमारे हीरो से मिलने के लिए। वो तो पहले ही कहता है कि मैं खुद को नहीं बेचने वाला। हीरोइन कहती है कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लड़की को सीड्यूस करना है। मतलब अमीर बनने का नाटक करते हुए एक लड़की को सीड्यूस करना है, और ये सब काम खत्म होने के बाद उसके अकाउंट पे 10 मिलियन चला जाएगा, और साथ में उसका गैलरी भी हीरो को मिल जाएगा। मतलब किसको सीड्यूस करना है वो फोटो भी दिखाई थी हीरो को, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसको इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना था। अब इस पॉइंट पे वो स्मोक भी कर रहा था, तो वो कहती है कि तुम ऑलरेडी इस स्टेज पे अपना बॉडी क्यों खराब कर रहे हो। अब इतना बोल के वो उसका इन्फॉर्मेशन उसको दिखाती है, जिस पे वो कहता है कि तुमको कहाँ से मिला ये। पर वो था क्या, तो उसके लिए हमें फिर से पास्ट में जाना पड़ेगा, जिससे पता चलता है कि वो उसके बारे में पता की थी, और उसको पता चला था कि हीरो अच्छा खासा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाला है, बहुत बड़ा अमाउंट का। पर उसके पास तो 3 ही महीना बचा हुआ है ना, और उसको जो बीमारी हुआ है उसको ठीक होने का चांसेस भी बहुत कम है। तो ये कैसे पॉसिबल है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना उसके लिए। और साथ में ये भी पता चला था कि उसकी एक बहन भी है, और वो ऑर्फन है, तो उसकी बहन उसी पे डिपेंडेंट है। पर कौन बेचने वाला है उसको ये पॉलिसी। तो वो उसको कहती है कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बजाय तुम मुझसे कोऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि तुम खुद सोचो कि अगर इस फ्रॉड के बारे में किसी को पता चल जाए तो इसका नतीजा क्या होगा। और जितना अमाउंट का तुमको लेना है, उतना अमाउंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेट भी करती है, और ये सब करने में 10 साल से भी ज्यादा का टाइम लगता है। और अगर तुम्हारे फैमिली को उतना पैसा मिलता भी है, तो उनको कहीं दूर जाके रहना पड़ेगा। तो ये तुमको अच्छा लगेगा। अब ये सारी बात बताने के बाद वो उस लड़की के टॉपिक पे आती है, जिसको हीरो को सेड्यूस करना था। तो उसका नाम था शाओसान। वो क्या थी क्या नहीं थी, सारा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में वो दे देती है हीरो को। ये सब सुन के वो कहता है कि तुम चाहती हो मैं इसको सेड्यूस करूँ, ताकि तुमको तुम्हारे हस्बैंड का पैसा वापस मिल पाए। वो कहती है वो मेरा पैसा है। तो अब वो पूछता है कि तुमको कैसे पता था कि मैं मान ही जाऊंगा। वो कहती है क्योंकि मेरा भी 3 महीना बाद का डेथ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो मुझे दिया है। तो अब 3 महीना बाद दोनों ही मरने वाले हैं, तो क्यों ना साथ में कोऑपरेट कर लिया जाए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वही शाओसान पे। हीरोइन हीरो को बता रही थी कि उसको फंसाना किसको है, पर वो लड़की अकेले तो नहीं थी, उसके साथ एक आदमी था। उसको देख के हीरो कहते हैं कि बगल में जो है वो तुम्हारा हस्बैंड है। वो कहती है हाँ, यही तो है जो मुझे मारना चाहता है। अब वो कैसे। तो इस टाइम पे हम लोग को उनका पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे अपने दूसरे वेडिंग एनिवर्सरी के दिन वो बहुत लेट से घर आया था, पर हाँ, अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लाना नहीं भूला था। पर वो लेट हुआ क्यों था, तो वो अपने लॉ फर्म में बहुत ज्यादा बिजी था, इसलिए भूल गया था। तो अब ये सब तो ठीक है, पर उस टाइम दोनों ड्रिंक करते हैं। वो बोलती है कि इसका टेस्ट थोड़ा अजीब नहीं है, क्या मिलाया है आपने। उसका हस्बैंड कहता है कि मेरा ट्रू फीलिंग्स। तो अब ये बात सुनने के बाद वो क्या ही बोलेगी, कुछ नहीं, बस अच्छा लगता है उसको। पर थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है, और तब वो लेके आता है अपनी मिस्ट्रेस को, यानी कि शाओसान को। वो भी गुस्साते रहती है कि अभी तक तुमको इसी के साथ रहना है। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, 3 महीना बाद ये अपने रास्ते चली जाएगी। और तुमको पता नहीं है, मैं इससे शादी किया था इसके पैसों के लिए। इसके फैमिली के पास बहुत पैसा था, और इसका गैलरी वो भी तो है ना, और इसका तो कोई बच्चा भी नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ अमीर बनने का नाटक करती है। तो तुम चिंता मत करो, 3 महीना बाद ये मर जाएगी। उसके बाद फिर इसके फैमिली का सारा प्रॉपर्टी मेरा होगा। अब ये सारी बातें करके वो लोग तो चले जाते हैं, पर ये सारा बात हमारी हीरोइन सुन रही थी, क्योंकि वो बेहोश तो हुई ही नहीं थी, वो पहले ही मेडिसिन ले ली थी। पर ये सारा बात सुन के उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था, और गुस्सा भी बहुत आता है। वो सोच लेती है कि अब चाहे जो भी हो जाए, उसका हस्बैंड उसको जो दिया है वो वापस जरूर करेगी। तो वो उस टाइम पे रिपोर्ट भी करती है जिस होटल में उसका हस्बैंड अपनी मिस्ट्रेस के साथ गया था, उस जगह को लेके। और ये चीज न्यूज में आया भी था, पर इस टॉपिक को अलग ही तरीके से मोड़ दिया गया था। मतलब न्यूज के हिसाब से अब उसका हस्बैंड अपने मिस्ट्रेस से मिला था, इसका रीजन सिर्फ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन था और कुछ नहीं। तो अब इस तरीके से तो उसका हस्बैंड नहीं फंसा, और साथ में उसको ये भी पता चलता है कि जब वो फंड्स ट्रांसफर की थी अपने हस्बैंड के लॉ फर्म के लिए, तो उसके बाद से उसका मॉर्गेज पेमेंट भी नहीं किया है। अब ये कैसा पेमेंट था, तो उसको पता ही नहीं था कि
उसके नाम पे जो घर है वो तो 1 साल पहले ही गिरवी रखा चुका है। अब ये सब सुन के वो पूछती है कि और भी कुछ है, जिससे उसको पता चलता है कि उसके पापा का जो भी स्टेट था वो पॉलिसी लोन्स के लिए यूज हो गया और उसके बारे में भी हमारे हीरोइन को कोई आइडिया नहीं था। तो अब प्रेजेंट में यही सब सोच रही थी, तभी नीचे जहाँ उसका हस्बैंड खड़ा था वो फोन कॉल करता है उसको, वो उठाती भी है और वो उसको कहता है कि मेरे लॉ फर्म में बहुत सारा प्रोजेक्ट्स आ गया है, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ के घर नहीं जा पाऊंगा। तुम तो जानती हो ना कितना डिफिकल्ट होता है क्लाइंट को हैंडल करना। इतना बोल के कॉल कट करके चला जाता है। अब वो तो जाते देख ही रही थी ना उन दोनों को। वैसे वो एक चीज और सोचती है, शाहरुख जो पर्स ली हुई थी वो पर्स उसको चाहिए था पर उसका पति अपनी मिस्ट्रेस को दिया। तो अब प्रेजेंट में ये सब देख के उसको गुस्सा आ रहा था। हाँ, हीरो चाह रहा था उसको थोड़ा शांत करने का, पर वो कुछ करता नहीं, बस कहता है कि उस जैसा धोखेबाज इस चीज के लायक नहीं है। अब ये तो वो भी जान रही थी। वो अपने मन में कहती है कि पहले तो मुझे उससे डिवोर्स लेना है, उसके साथ सारा प्रॉपर्टी लेना है जो मेरा था, और साथ में तुम्हारा रेपुटेशन तो खराब करके रहूंगी। तो अब इसके लिए प्लान तो बनाना ही होगा। तो वो अपना प्लान समझा भी देती है हीरो को और अच्छे से उसको समझ भी आ जाता है। तो पहला काम ये था कि साउसान उसमें इंटरेस्टेड तो हो, उसके बाद में कुछ करेगा। तो अब ये करने के लिए उसको अच्छा लुक भी चाहिए, मतलब एक अमीर आदमी का, तो वो भी उसको मिल जाता है। तो अब जब वो रेडी हो चुका था तो एक स्टाफ कहती है हीरोइन को कि कहाँ से ला इतना अच्छा बॉयफ्रेंड। वो कहता है कि क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी अच्छी है। तो अब उसका ये बात सुन के तो बहुत इम्प्रेस हो जाती है हमारी हीरोइन, क्योंकि ये भी तो उसका एक्टिंग स्किल्स में ही आता है ना। तो अब ये सारी बात करके वो लोग वहाँ से निकल ही रहे थे, तभी उसका पति अपनी मिस्ट्रेस के साथ वहाँ पे आ जाता है, पर उन लोग को देख नहीं पाता क्योंकि हमारा हीरो एक कपड़ा से उन दोनों को कवर कर लेता है। तो वो लोग शॉपिंग करने जा रहे थे तो वो लोग चले जाते हैं, जिससे ये दोनों बच जाते हैं। पर हाँ, हीरो सॉरी जरूर कहता है। तो अब वहाँ से जाने के बाद वो उसको एक कार देती है जो ऑब्वियसली शाहरुख को बहुत पसंद था, और वो ये भी इन्वेस्टिगेट कर ली थी कि उसका पति अभी तक अपनी मिस्ट्रेस को ये कार तो नहीं दिया है और ना ही कभी बिठाया है। तो अब बातें बातें तो बहुत हो गया था, वो चलाना शुरू करता है और सामने से शाहरुख आ ही रही थी तो लग रहा था कि ठोक ही देगा, पर ऐसा करता नहीं है, सामने जाके रोक ही देता है। अब हाँ, थोड़ा शाहरुख चिल्लाती है पर कार को देख के अट्रैक्टेड फील करती ही रहती है। तभी हमारे हीरो उतर के आते हैं और उनको देख के तो वो देखती रह जाती है। तो अब वो उतर के आके उसका हालचाल पूछ लेता है, लाइक उसको कुछ हुआ तो नहीं। वो भी कहती है कि नहीं नहीं ठीक हूँ, पर तब वो अपना फोन निकालता है, जिससे शाहरुख को लगता है कि इतना जल्दी अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे है क्या, पर वो ऐसा कुछ करता नहीं है। वो फोटो खींचता है एंड एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ होता है ना तो मैं एक फोटो खींच लेता हूँ, क्योंकि आपने कहा ना कि कुछ नहीं हुआ है, तो बस रिकॉर्ड रखने के लिए। आई होप आप माइंड नहीं करेंगी। अब वो क्या ही बोले इस बात पे, पर हाँ, उसका नजर कार में बैठी एक लड़की पे जरूर पड़ता है। वो ट्राई करती है देखने का, पर हीरो देखने नहीं देते और निकल जाते हैं वहाँ से। तो अब ये पहला काम तो हुआ। तो वो लोग आगे का प्लानिंग करते हैं, जिसमें ये बात होता है कि 4 बजे शाहरुख जिप जाती है, और वैसे सबको पता था कि वो लड़कों को लुभाने जाती है वहाँ पे। मतलब कोई अगर अमीर हो और उससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो तो उसके पीछे वो पड़ती ही है। तो अब उसी टाइम पे हमारे हीरो भी आ जाते हैं जिम में, और उस जिम के बाहर तो हमारी हीरोइन थी ही, और आपस में दोनों एक दूसरे से बात तो कर ही रहे थे। इधर वो जब एक्सरसाइज कर रहे थे तभी एक लड़का आता है उसके पास और उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। शाहरुख उसको देख के ही भाप लेती कि वो गरीब है, तो वो बिल्कुल भी भाव नहीं देती उसको। वैसे उस आदमी को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तो हमारे हीरो भेजे थे, और जो काम करने भेजे थे वो करता भी है। वो जाते जाते कुछ तो गिराता है नीचे और चला जाता है। अब ये सारी बातें तो हीरोइन को भी पता चल रहा था। तो अब वो कहती है कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए लड़की को बचाना बहुत ज्यादा आउटडेटेड तरीका हो गया है। वो कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ कि उसको मुझे पाने का डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, पर ऐसा कैसे। तो वो उतरती है, उसका पाँव फिसलता है, वो गिरती भी है, पर हीरो नहीं चाहते उसको बचाने, वो खुद ही को खुद संभालती है। और वैसे ये सारा नजारा हीरो देख रहे थे, जो कि वो भी देखती है, पर वो करे क्यों थे। तो पता चलता है कि वो देख ली थी उसको कुछ गिराते वहाँ पे, पर फिर भी जानबूझ के गिरी। क्यों? क्योंकि हीरोज को बचाएंगे, पर ऐसा कुछ तो वो करते ही नहीं। अब इधर वो जाते रहती है तो फिर से एक लड़का उसको अप्रोच करता है, पर वो नेग्लेक्ट करके चली जाती है। पर ये सारे लोग हमारे हीरो के ही थे, पर वो ऐसा कर क्यों रहा था। तो वो बस उसको फील करवाना चाह रहा था कि यहाँ मौजूद जो भी लड़का है सब उससे ऑब्सेस्ड है, बस एक लड़का को छोड़ के। और वो कौन? तो हमारे हीरो। इधर जब वो पानी लाने जा रही थी तो हीरो भी जाते हैं पानी लाने, पर सावशान से गलती से उनके ऊपर पानी गिर जाता है। हाँ, वो साफ करती है पर साथ में बात करना भी शुरू करती है। वो कहती है कि हम दोनों फैमिलियर है राइट। अपने फोन में उनका फोटो भी दिखाती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उन्हीं को राइट नहीं है उसका फोटो अपने फोन में रखने का, वो भी रख सकती है। अब ये सुन के हमारे हीरो अपना फोन दिखाते हैं और कहते हैं कि मैंने तो वो फोटो कल ही डिलीट कर दिया था, क्योंकि बात वही खत्म हो गया था, तो फोटो रखने का क्या जरूरत है। अब बात तो सही था, वो फोन चेक करती है तो हाँ, सच में उसका फोटो नहीं था। अब ये तो बस तरीका था क्या दिखाने के लिए, तो उसको खूब सारा लग्जरियस सामान और जगह का फोटो दिखाने के लिए, जो कि उनके फोन में पहले से ही वो दोनों अरेंज करके रख लिए थे। अब शाहरुख को भी तो पता चले ना उनका फोन देख के कि हाँ, लड़का अमीर तो है। तब ये सारी बातें होने के बाद वो वहाँ
वहाँ से जाने लगते हैं। पर शाओसान कहती है कि हम ऑलरेडी 2 बार मिल चुके हैं, तो तीसरी बार मिलना चाहोगे? इसका मतलब ये था कि अब उसको अच्छा खासा भरोसा हो चुका था कि हमारे हीरो अमीर ही हैं। तो वो भी कहते हैं कि हाँ, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उन दोनों पे। पहला स्टेप तो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया। अब दूसरा स्टेप ये था कि उसको अपने हस्बैंड और उसकी मिस्ट्रेस के बीच में लड़ाई करवाना था। तो ये कैसे होगा? जिसपे हीरो बताते हैं कि शाओसान उनको इनवाइट किया एग्जीबिशन में कुछ दिन बाद। इतना बताने के बाद वो हीरोइन से पूछता है कि और तुम्हारे हस्बैंड? वो कहती है करना ही क्या है, पूरा टाइम शाओसान से बातें करते रहता है। अब शाओसान एक टाइम पे 2 लोगों के साथ तो नहीं रह सकती ना, इसका मतलब टाइम का दिक्कत तो आएगा उसको, और इसी चीज का तो फायदा उठाना था उन लोगों को। अब ये सारी बातें करते करते वो मेडिसिन लेता है। ये देख के वो कहती है कि मैं तुम्हारी बहन को यहाँ बुला लूं? वो कहता है नहीं, जरूरत नहीं है, जब मेरे पास टाइम होगा मैं जाके मिल लूंगा उससे। तो अब वो भी आगे कुछ नहीं बोलती। उसी टाइम पे बारिश होने लगता है और उसको क्रेविंग भी होने लगता है फिर से स्मोक करने का, जो कि हीरोइन को पता चल रहा था। इधर वो कहता है कि इसीलिए स्मोक करता था ताकि अगर जिंदगी खत्म होना ही है तो जल्दी हो जाए। पर ये बोलते बोलते वो उसको कुछ खिलाती है जिससे कि उसका क्रेविंग्स कम हो जाएगा स्मोक करने का। वो भी टेस्ट तो कर ही लिया था, तो कहता है कि सच में बहुत अच्छा है। अब उसका ये बात सुनकर वो फिर से अपने पास्ट में पहुंच जाती है, जहाँ पे वो अपने हस्बैंड को यही मेडिसिन दी थी, क्योंकि उसका हस्बैंड रिसेंटली बहुत ज्यादा स्मोक कर रहा था। पर नतीजा क्या होता है, वो मेडिसिन उसको डस्टबिन में मिलता है। प्रेजेंट में वो उसको कहता है कि तुम मुझे कुछ और ऐसा दे सकती हो, इस तरीके से हो सकता है कि मैं अपना स्मोकिंग छोड़ दूं। अब ये सुन के उसको भी अच्छा लगता है, पर वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वो जाके अपना पेंटिंग दिखाती है उसको, और ये पेंटिंग देख के उसको कुछ याद आता है। उसको याद आता है कि ऐसा ही पेंटिंग तो उसकी बहन भी की थी, और उसकी बहन को एक लड़की पेंटिंग सिखाती थी जिसको वो चोरी चुपके देख रहा था। इसका मतलब वो लड़की कोई और नहीं यही है, यानी कि हमारी हीरोइन। तब यही सब सोचते रहता है, तभी हीरोइन उसको पुकारती है। तो वो फिर प्रेजेंट में आता है। वो कहता है कि ये सारी पेंटिंग आपने बनाई है? वो कहती है हाँ। तो ऑब्वियसली वो पेंटिंग्स का बड़ाई करता है, जिसपे वो कहती है कि काम खत्म होने के बाद ये सारा तुम्हें ही मिलेगा। तो इस बारे में थोड़ा और बातें करके वो वहाँ से निकलने लगती है। अब बारिश हो रहा था तो सिर कवर करके वहाँ से भागने ही वाली रहती है कि पीछे से छाता आता है। नहीं नहीं, खुद से नहीं आता है, हमारे हीरो लेके आते हैं। तब वो छाता लेके बढ़ जाती है आगे, जिसपे वो उसको कहता है कि हमेशा जरूरी नहीं है अपना ब्रेव चेहरा रखना है तुमको। इस बात पे वो कहती है कि बहुत आवाज हो रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तो वो उसके पास जाके कहता है कि तुम भी एग्जीबिशन में चलना जब शाओसान जाएगी तो। वो भी कहती है कि ठीक है। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उसी एग्जीबिशन वाले दिन पे। उसका पति आता है उसके पास, कहता भी है कि आजकल बहुत ज्यादा बिजी नहीं रहती तुम? वो कहती है हाँ, थोड़ा काम रहता है, वैसे आप भी तो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं ना। अब कहने को तो वो कह देता है कि नहीं, कहाँ बिजी रहता हूँ, पर वो तो जानती थी। वो कहती है टाइम पे लंच कर लेना, और चली जाती है। पर वो जान रही थी कि उसका हस्बैंड के पास टाइम कहाँ से आ गया उससे बात करने के लिए, क्योंकि अब तो उसकी मिस्ट्रेस किसी और के साथ बिजी है, यानी कि सोंगरांग के साथ। जी हाँ, हमारे हीरो का नाम यही था। तो अब ये सब सोच के वो एग्जीबिशन में पहुंच जाती है, जहाँ पे वो दोनों पहले से ही आए हुए थे। अब सोंगरांग उसको देख लेता है तो उसको मैसेज करता है कि वो जहाँ है वहीं रहे, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाता क्योंकि उसके हस्बैंड आ जाते हैं वहाँ पे, और ऑब्वियसली उससे क्वेश्चन करते हैं कि तुम तो तुम्हारी गैलरी में थी ना, अचानक से यहाँ कैसे आ गई? वो कहती है हाँ, थोड़ा इंस्पिरेशन लेने के लिए आई हूँ। वैसे आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप तो अपने लॉ फर्म जा रहे थे ना? वो कहता है हाँ, एक क्लाइंट के साथ बात था तो वो कैंसिल कर दिया, तो इसीलिए एग्जीबिशन में आ गया। तो अब जो भी है वो लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो तो समझ रही थी कि अब उसकी मिस्ट्रेस उसको भाव नहीं दे रही है, मतलब टाइम नहीं दे रही है। तो वो अपने जिंदगी का खालीपन अब अपनी वाइफ से कवर करने का कोशिश कर रहा है। पर जो भी था, वो लोग आगे जाते रहते हैं। तब तक एक बच्चा शाओसान के पर्स में कुछ लगा देता है, और इस इंसिडेंट की वजह से सभी का ध्यान शाओसान पे जाता है, खास करके हमारी हीरोइन के पति का। तो वो जाकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये कौन है? हाँ, शाओसान घबराती तो है, पर कहती है कि दोस्त है मेरा। अब इस दोस्त के बारे में उसको तो नहीं पता था कुछ भी, तो क्वेश्चन करता है इस बारे में। अब उस टाइम बीच में हीरोइन भी आती है, और वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि ये कौन है? ऐसे लगता है देख के कि कहीं देखी हूँ मैं। अब इस बात पे उसका हस्बैंड कहता है कि ये मेरी क्लाइंट है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के तौर पे काम करती है, बहुत सारा इशू सॉल्व करने में लॉ फर्म का बहुत हेल्प भी की है। तो अब शाओसान को भी अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाता है, एंड देन बताता है कि उसकी वाइफ का नाम ली मिंग है। अब ये सुनकर शाओसान कहती है कि यहाँ पे काम के बारे में बात नहीं करते हैं, तुम्हारी वाइफ को समझ नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इस बात पे मिंग अपने हस्बैंड को कहती है कि आप अपने लॉ फर्म में मेरे इन्वेस्टमेंट के बारे में किसी को नहीं बताए हैं क्या? तो अब नहीं बताए थे तो खुद ही बताती है। वो कहती है शाओसान को कि हाँ, भले मैं आर्टिस्ट हूँ, पर मैं अपने पति के लॉ फर्म में शेयर होल्डर भी हूँ। तो अब ये बात करने के बाद वो हैंडशेक भी करती है उससे। इतने देर में सोंगरांग उसका पर्स उठाते हैं। उसको देख के मिंग अपने हस्बैंड से कहती है कि ऐसा पर्स आप मुझे देने वाले थे ना? वैसे फिर बड़ाई भी करती है शाओसान के पर्स को, और कहती भी कि काफी महंगा होगा नहीं? अब उसका पति बोले तो बोले क्या? वो कहता है कि एक्चुअली थोड़ा टाइम नहीं था ना, तो नेक्स्ट टाइम जरूर ले आऊंगा। इस बात पे सोंगरांग कहता है कि थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये पर्स फेक है। अब ये सुन के उसका पति शॉक्ड, पर वो समझाता है कि
कि कैसे फेक है। अब कलर लगने के बाद उस पर्स का कलर निकलने लगा जो कि ओरिजिनल प्रोडक्ट में नहीं हो सकता, तो बस ये फेक है। अब ये सुन के शाओसन कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। पर वो कहता है कि नहीं, मैं एक नजर में देख के पता कर सकता हूँ कि कौन रियल है और कौन फेक है। और वैसे मैं जानता हूँ कि तुम खुद से तो फेक प्रोडक्ट नहीं खरीदी होगी ना, कोई तुम्हें दिया ही होगा। अब ये बात सुन के मिंग सोचती है कि उसका पति तो फेक प्रोडक्ट उसको नहीं दिया होगा, मतलब बात तो कुछ और ही है। तब ये सोच के वो भी अपने हस्बैंड को कहती है कि बहुत ज्यादा ही फेक प्रोडक्ट्स आ गया है, तो मुझे नहीं चाहिए। इस टाइम पे शाओसन भी कहती है कि हाँ उसको उसके एक फ्रेंड गिफ्ट की थी ये, पर उसकी फ्रेंड तो जरूर उसको फेक प्रोडक्ट नहीं दी होगी, हो सकता है कि सेल्स असिस्टेंट स्विच कर दी हो प्रोडक्ट को। अब इस बात पे मिंग का पति शाओसन से कहता है कि तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्योंकि ये बैग सस्ता तो नहीं था। अब ये सुन के सोंगरन भी कहता है कि हाँ तुम्हारे पास इनवॉइस तो होगा है ना, इससे तुम कंप्लेन कर सकती हो, और हमारे लॉयर शाओ तो है ही, यानी कि मिंग का पति, तो तुम उनसे हेल्प ले सकती हो इस फ्रॉड से निपटने में। इस बात पे शाओ भी कहता है कि हाँ किसी भी टाइम मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इतना बोल के अपनी वाइफ को लेकर चला जाता है वहाँ से। तब शाओसन उससे पूछती है कि तुम अमीर लोगों को बैग्स के बारे में भी पता होता है क्या। इस बात पे सोंगरन कहता है कि हाँ जब मैं बच्चा था ना तो मेरे पापा के पास बहुत सारी मिस्ट्रेस थी और वो सभी को बैग्स ही दिया करते थे। वो पूछती है क्यों, जिस पे वो कहता है कि तुमको पता नहीं है मिस्ट्रेस को रखने का क्या तरीका होता है, कोई कैश नहीं देना होता, कोई लग्जरी कार नहीं देना होता, कोई फिक्स्ड एसेट नहीं देना होता, सिर्फ थोड़ा बहुत ज्वेलरी, कुछ सामान, कुछ बैग्स। अब ये सब बताते बताते वो कहता है कि शायद इन सब बातों में तुमको इंटरेस्ट नहीं होगा। वो कहती है नहीं नहीं पहली बार सुन रही हूँ ना तो अच्छा लग रहा है, बताओ बताओ। तो वो आगे बताता है कि ये सब सामान इसलिए दिया जाता है क्योंकि पहली बात अगर इन सब चीज को कैश में कन्वर्ट किया जाए तो ये वर्थलेस होता है, और दूसरी बात की इन सब चीजों से मिस्ट्रेस का भूख भी बढ़ता है, तो वो उस आदमी को छोड़ के जा भी नहीं सकती, और जितना भी सामान दिया जाता है उन सबका उतना वैल्यू नहीं होता, तो वो कोई और मेल को रख भी नहीं सकती अपने साथ क्योंकि मिस्ट्रेसेस के पास तो उतना पैसा ही नहीं होता ना। अब ये सब सुन के तो वो सुनते ही रह जाती है, उसको बहुत अजीब लगता है, पर फिलहाल वो कहती है कि मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ, इतना बोल के निकल जाती है। तो अब दिमाग में तो उसका यही चल रहा था, जाके लड़ना शुरू कर देती है मिस्टर साउ से, और जाके कहती भी है कि इसीलिए तुम मुझे ये सारे बैग्स देते हो सिर्फ। वो कहता है कौन बोला है तुमको ये सारी बातें, वो लड़का, मैंने तो अभी तक पूछा भी नहीं है कि वो था कौन। वो कहती है छोड़ो उसको, जो भी था वो तुमको नहीं जानना है, पर तुम ये बताओ कि तुम मुझसे शादी तो नहीं करना चाहते हो, सिर्फ ये कचरा देते हो मुझे। वो कहते हैं इतना सारा भी चीज तुम्हारे लिए काफी नहीं है। वो कहती है सोचना भी मत कि मुझे पता नहीं है तुम्हारे वाइफ के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, और तुम सिर्फ मुझे इतना सो सामान दिए हो। अब ये सुन के वो गुस्सा जाता है कि तुम उस बैग को एक फेक बैग से रिप्लेस कर दी क्यों। वो कहती है मुझे पैसा का जरूरत था तो बस उस बैग के बदले थोड़ा कैश ली, और जैसा मेरा अभी चल रहा है उस हिसाब से मैं रिडीम भी करवा लूंगी। ये सुन के वो कहता है कि तुमको ऐसा लग रहा है क्या कि मुझे पता नहीं है कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। वो तो एक थप्पड़ देती है उसको और कहती है तो क्या, तुम क्या चाहते हो कि तुम में इंटरेस्टेड हो, है क्या तुम्हारे पास ना नाम है ना कोई स्टेटस है, और सिर्फ चाहते हो मुझसे एक बच्चा, तो अब रहने दो, मुझसे मिलने का कोई जरूरत नहीं है तुमको। इतना बोल के चली जाती है वहाँ से। अब ऑब्वियसली शाओ को गुस्सा तो बहुत आएगा, वो किसी को कॉल करके पता लगाने के लिए कहता है किसी के बारे में। अब इधर वो दोनों जाते हैं कि स्टोर पे जहाँ शाओसन काम करती थी एक बैग सेलर के तौर पे, और वहीं पे वो अपना बैग भी सेल की थी वैसे। तो अब ये सारी बातें करते करते मिंग कहती है कि वो लड़की तो गोल्ड डिगर है, तो उसको पैसा का इतना कमी कैसे हो सकता है जिससे उसको बैग बेचना पड़ा। तो अब इस बारे में भी तो इन्वेस्टिगेट करवाना पड़ेगा ना। तो वो कॉल करके अपने आदमी को कह देती है करने के लिए। इधर उसी टाइम उसी स्टोर पे शाओसन आ जाती है। तो अब मिंग को पकड़े तो नहीं जाना था ना, तो कैप लगा के और चश्मा पहन के निकल जाती है उसके बगल से वहाँ से। पर हाँ शाओसन उसको देखती जरूर रहती है। इस पॉइंट पे सोंगरन को सामान गिराता है जिससे शाओसन उसके तरफ डिस्ट्रैक्टेड हो जाए। अब हो तो जाती है, साथ में क्वेश्चन भी करती है कि तुम मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो क्या, या फिर कुछ छिपा रहे हो मुझसे। अब वो कुछ बोले इससे पहले स्टाफ एक ऑर्डर देके आता है जो उस स्टाफ के हिसाब से सोंगरन किए थे। सोंगरन वो ऑर्डर लेके शाओसन को देता है, तो पता चलता है कि उसमें एक बैग है। वो बैग फ्रांस का हैंडमेड बैग है जो कि चाइना में एयरलिफ्ट करके आया है, और वो पहला है। तो अब काफी महंगा भी था, बहुत सुंदर भी था, और उसको बहुत अच्छा भी लगता है। सोंगरन कहता है कि मोनेट नाम का ब्रांड ये पहला बैग बनाया है जो मैंने मंगवाया है चाइना में एयरलिफ्ट करके। तो अब ये मेक श्योर करने के लिए वो ऑनलाइन चेक करती है उस ब्रांड के बारे में, और बात तो सही था, सब कुछ उसको दिख भी रहा था। और ऑब्वियसली इतना बड़ा प्लान का अंजाम देना है किसी को, तो सारा कुछ का प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा ना। तो सोंगरन तो किए ही हुए थे। तो अब ये सब तो ठीक है, वो शेयर हो भी जाती है और पूछती भी है कि काफी महंगा होगा ये बैग, जिसपे स्टाफ बताता है कि वो ब्रांड ये पहला बैग बनाई है और कुछ ही बैग बना है अभी इसमें से, और उसमें से एक आपके हाथ में है, तो होगा तो डेफिनेटली। अब इतना बोलने के बाद वो स्टाफ कहता है कि मोनेट की तरफ से इन्विटेशन है उसके नए प्रोडक्ट के लॉन्च पे, तो आप जरूर आइएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अब ये सारा बात तो ठीक है, पर तभी स्टाफ कहता है कि आप दूसरे बैग का बात कर रहे थे ना जो आपको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चाहिए था। अब वो बैग थोड़ा सा सस्ता था जो कि शाओसन को भी पता था, तो वो सोंगरन को कहती है कि एक्चुअली मुझे ये बैग बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं यही रख लेती हूँ और हम चले
यहाँ से हो गया हो तो ये सारी बातें करके वो दोनों चले जाते हैं वहाँ से। और तब वहाँ पे आती है हमारी मेंग। अब उस स्टाफ को अरेंज तो मेंग ही की थी ये सारा प्लान सही से एग्जीक्यूट करने के लिए, जो कि अब सही से हो भी गया था। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। मेंग ऐसे ही खड़ी थी, तभी उसको कॉल आता है उसके आदमी का, जिसको पता लगाने के लिए गई थी शाओशन के बारे में। तो पता चलता है कि शाओशन किसी का पैसा लेके भागी है और वही आदमी उसको ढूंढ रहा है। तो अब ये नया चीज पता चला उसको शाओशन के बारे में, उस चीज को फायदा में कैसे लेना है वो मेंग अच्छे से जानती थी। उसी टाइम वहाँ पे सॉन्गरन आता है मोनेट का कुछ डॉक्यूमेंट लेके। अब था तो ये सब कुछ फेक ही, इसलिए मेंग कहती है कि कैसे तुम भरोसा दिलाओगे उसको खुद पे, मतलब वो कम्प्लीटली तुम पे कैसे भरोसा करेगी इस चीज को लेके। वो कहता है बहुत सिंपल है। वो उसको एक वेब पेज दिखाता है जो कि मोनेट का फिशिंग अकाउंट था और उसमें सब कुछ लिखा हुआ था जो वो लोग शाओशन को बताना चाहते थे, और धीरे धीरे उसके दिमाग में सब कुछ फीड भी कर रहे थे। तो सॉन्गरन को पूरा भरोसा था कि वो इस मोनेट के इन्वेस्टमेंट ट्रैप में जरूर फंसेगी। तो बात तो सही था। मेंग भी देखती है उस डॉक्यूमेंट को अच्छा से, सारे बैग्स के बारे में जो उन लोग को बताना था शाओशन को। तो ये सारी बातें करते करते वो दोनों मिलके एक बैग डिजाइन करते हैं। वैसे डिजाइन तो ढेर सारा बैग्स किए थे, पर वो बैग का डिजाइन बहुत पसंद था मेंग को। अब ये सारा चीज करते करते उसका ध्यान जाता है दवा पे, जो कि सॉन्गरन लेता था, पर अभी तक बहुत सारा दवा था वहाँ पे। इसका मतलब सॉन्गरन दवा ले नहीं रहा था। तो वो पूछती है कि कैसा फील हो रहा है तुमको आजकल। वो कहता है थोड़ा काम में बिजी रहता हूँ तो अपने बारे में भूल ही गया हूँ। अब इस पॉइंट पे वो उसको वही मेडिसिन देती है, वही स्मोक का क्रेविंग्स कम करने वाला, जो कि उसको अच्छा भी लगा था। तो वो अभी भी लेता भी है और मेडिसिन खाता भी है। अब उस टाइम पे फिर से बारिश शुरू हो जाता है। इधर मेंग के फोन पे कुछ आता है जिसको देख के वो काफी अपसेट हो जाती है, पर हाँ सॉन्गरन के पूछने पर कुछ बताती नहीं है, बस काम का बोल के चली जाती है। वहाँ से बाहर जाके बात करती है तो पता चलता है कि उसके पास ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड आया था और उससे पता चला था कि उसका पति बहुत ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर किया है शाओशन के अकाउंट पे, और उसका पति इंश्योरेंस पॉलिसी के इफेक्टिव डेट को भी कंफर्म करने गया था। अब ये सुन के उसको फिर से बहुत बुरा लगता है। वो वहीं थम सी जाती है। बारिश होने लगता है तो भीगने लगती है। उसके दिमाग में सारा बात चल रहा था, मतलब उसका हस्बैंड उसको कैसे कैसे चीट कर रहा है, हर कुछ यही सब सोच रही थी भीगते भीगते। तभी उसके पास फिर से छाता आता है, और अगेन खुद से नहीं आता, सॉन्गरन लेके आते हैं। और उस टाइम वो उसको हक भी करता है, क्योंकि पता तो चल रहा था कि वो अपसेट है। साथ में माफी भी मांगता है। वो कहता है कि मैं ये सब किया सिर्फ उन दोनों को लड़ाने के लिए, मुझे नहीं पता था कि इस चीज से शाओ को पता चल जाएगा कि शाओशन को पैसे की कमी है और वो इतना ज्यादा पैसा उसको दे देगा। वो कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो शुरू से ही ऐसा है। तो बस थोड़ी देर के लिए तो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ थे। इधर शाओशन मोनेट ब्रांड के बारे में पता कर रही थी, तो उसको तो सही से ही पता चल रहा था, मतलब वही सब पता चल रहा था जो सॉन्गरन उसको बताया था। तो अब थोड़ी देर में सॉन्गरन वहाँ पे आता भी है और उसको लेके जाता भी है। कहाँ? तो मोनेट की तरफ से इन्विटेशन आया था ना सॉन्गरन को, तो बस अपने साथ उसको भी लेके आया था। अब वहाँ का तामझाम देख के तो कोई नहीं कह सकता था कि वो फेक है, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ था। अब बात ऐसा था कि मोनेट नाम का ब्रांड था एक्चुअली में जो एग्जिस्ट करता है, पर वो लोग जो भी कुछ कर रहे थे वो फेक कर रहे थे। मतलब ओरिजिनल मोनेट ब्रांड को उन लोगों से कोई लेना देना नहीं था। वो लोग जो भी कर रहे थे अपने एंड से कर रहे थे, मतलब जो भी बैग्स वो लोग अभी देने वाले थे शाओशन को, वो सब खुद का डिजाइन किया हुआ था। तो प्लान के हिसाब से मेंग के फ्रेंड को मिलवाया जाता है शाओशन से, पर वो ठीक है, तो वो मोनेट ब्रांड की एजेंट थी। तो अब एक एक करके शाओशन सारा बैग देखती है। हाँ उसको थोड़ा बहुत अजीब लगता है, लाइक किसी का स्टाइल थोड़ा पुराना है, कोई थोड़ा ओल्ड फैशन दिखता है जो कि उस पे सूट नहीं करेगा, ऐसे ही बोल बोल के खामी निकाल रही थी। और सॉन्गरन उसको सारे बैग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात बता के सब कुछ उसके लिए खरीद देते हैं। ऐसे ही कर करके 3 से 4 बैग उसके लिए खरीद देते हैं, और ये सारी चीजें मेंग भी बैठ के देख रही थी अपने लैपी पे। उसी टाइम उसको कॉल आता है एक आदमी का, और वो मेंग को बताता है कि शाओशन का नाम पहले रोज था, वो एक रियल स्टेट टाइकून के साथ हुकअप करती थी और उसका सारा पैसा लेके भाग गई। अब वही आदमी उसको ढूंढने पे लगा हुआ है। तो अब ये सब सुनने के बाद मेंग कहती है कि उस आदमी को रोज यानी कि शाओशन का एड्रेस भेज दो, क्योंकि मेंग को अच्छे से पता था कि जो भी आगे कुछ होगा सॉन्गरन संभाल ही लेगा। अब इधर ये सारा पर्स लेके ये तो बहुत ज्यादा खुश थी, जाके कहती भी है सॉन्गरन को कि मुझे मोनेट पसंद नहीं है, तुम्हारा इतना ज्यादा पैसा खर्चा हो गया। वो कहता है जब तक तुमको अच्छा लग रहा है तब तक तो सब कुछ ठीक है, और वैसे भी मैं इसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखता हूँ। अब इन्वेस्टमेंट कैसे? अब इस बात पे लीजा बताती है, यानी कि जो मेंग की फ्रेंड थी वो बताती है कि मोनेट के एग्जीबिशन के बाद मार्केट से पता चलेगा कि उस ब्रांड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो जैसा कि आपने कहा था, मोनेट ब्रांड के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 200% है। अब ये सुन के शाओशन हंसते हुए कहती है कि ऐसा थोड़ी होता है 200%, जिस पे लीजा बताती है कि आप चेक कर सकती है, जो भी बैग सभी आपका खरीदा है उसको सेकंड ऑक्शन हाउस पे बेच के देखिए। अब कहने के लिए तो वो कह देती है कि नहीं ऐसा कैसे, पर सॉन्गरन कहते हैं कि ये सारा बैग सब तुम्हारा है, तुम कुछ भी कर सकती हो इनके साथ, तुम एक बार करके तो देखो, तुमको सच पता चल जाएगा। तो वो सेकंड ऑक्शन हाउस पे सेल करने ही वाली थी, मतलब बैग का फोटो खींचती है, तभी उसको एक आदमी रोज के नाम से बुलाता है। सॉन्गरन उससे पूछते है कि तुम कौन हो, जिसपे वो आदमी कहता है कि तुम इसीलिए भागी हो ना मेरा पैसा
पैसा लेके ताकि दूसरे लड़कों के साथ हुकअप कर सको। अब ये सुन के सोंगन साओशन से पूछते है कि क्या पैसा क्या चल रहा है। वो कहती है नहीं, इसकी बातों पे भरोसा मत करो, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसको मना कर दिया था, ये मुझे पसंद करता था। तो और इतना बोल के जाके उस आदमी को बोलती है कि अपना शकल आईने में देखे हो, मैं तुम्हें कैसे पसंद कर सकती हूँ। इस बात पे वो आदमी उसको एक थप्पड़ देता है और उसको बोलने भी लगता है कि तुमको बैग्स पसंद है ना, तुम्हें आज मैं बैग की तरफ बना ही दूंगा। पर सोंगन साओशन को कुछ भी होने नहीं देते, उस आदमी को मारते हैं। जिसपे वो आदमी कहते हैं कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ। वो कहते हैं कि कोई भी हो, मेरी गर्लफ्रेंड को मारने का हिम्मत कैसे हो गया। तो अब उस आदमी को लेके जाया जाता है वहाँ से। इधर तो साओशन अपने ऊपर यकीन दिलाने में लगी हुई थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो झूठ बोल रहा था। सोंगन कहता है मुझे भरोसा है तुम पे। तो अब इस इंसिडेंट से साओशन को भी पता चल गया था कि सोंगन उसको पसंद तो करता है। इधर वो जाके वापस से चेक कर दिए तो पता चलता है कि हाँ, उसका बैग तो लोग दुगना तिगुना दाम में खरीदने के लिए तैयार हैं। तो अब उसको भरोसा तो हो ही गया था। साथ में सोंगन कहते भी है कि उनको अच्छा खासा इन्वेस्ट करना है इस ब्रांड में, क्योंकि रिटर्न तो उनको भी चाहिए। मतलब इन शॉर्ट साओशन को अच्छा खासा भरोसा दिलाने पे लगे हुए थे कि रिटर्न्स बहुत अच्छा मिलता है अगर इन्वेस्ट किया जाए तो, और उसको भरोसा हो भी जाता है। वो उनसे कहती है कि मेरे पास भी थोड़ा कैश है तो वो भी ले लो मुझसे, पर वो मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है और उन लोग का जैसा रिश्ता है अभी, वो नहीं चाहते उसको रिस्क में डालना। वो मनाने का ट्राई करती है पर वो कुछ सुनते ही नहीं। तो वहाँ से वो दोनों बाहर निकलते रहते हैं। कार में बैठने ही वाले रहते हैं, सोंगन की आके साउस को पकड़ लेता है क्योंकि अब उसको उसका सच पता था और वो साउसन को कहता भी है कि ये फ्रॉड है। अब वो डेफिनेटली उसके बातों पे भरोसा नहीं कर रही थी, उसको उसका छोड़ने के लिए कहती है। वो छोड़ भी देता है पर सारा सच जरूर बताता है। कहता है कि ये कोई अमीर नहीं है, ये एक एक्टर है। ऐसे ही कर करके सोंगन के बारे में सारा सच बताता है, जो कि डेफिनेटली साउसन भरोसा नहीं कर रही थी। तो अब भरोसा तो बातों से करेगी नहीं। इनफैक्ट वो सोंगन के लिए तो शाओ से भी लड़ लेती है, पर जो भी था वो उसको एविडेंस देता है क्योंकि वो बहुत पहले ही सोंगन के बारे में इन्वेस्टिगेट किया था और बता भी देता है कि ये लड़का तो ऑर्फन है। इधर तब तक लीजा भी आ चुकी थी और वो कांटेक्ट करने का ट्राई कर रही थी मिंग से, पर हो नहीं पा रहा था। इधर अभी तक एविडेंस दिया नहीं था, बस बताया था कि है, जिससे सोंगन कहती भी है कि अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या इन्वेस्टिगेट किए हो। तो वो दिखाता है और साओसन देखती भी है, जल्दी से बहुत गौर से देखती है। वो तो देखती रह जाती है पर फिर एक चाटा लगाती है, नहीं नहीं सोंगन को नहीं, शाओ को, क्योंकि इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन सोंगन के बारे में तो था ही नहीं। तो अब डेफिनेटली साओसन उसके बात पे भरोसा नहीं करेगी और कहती भी है कि ये मेरा दोस्त है तो तुम ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते मेरे फ्रेंड के बारे में। और अब बेचारा साओ के पास भी कुछ नहीं था बोलने के लिए। पर हाँ, बगल वाले कार में मिंग जरूर बैठी थी जिसको सोंगन देखा था और वही तो की थी सब कुछ। मतलब जिस आदमी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए साओ कहा था वो गई थी उस आदमी के पास। वो उसको कही थी कि अगर साओ को पता चलेगा कि तुम सिर्फ वो एम्प्लॉय नहीं हो जो फोर्स्ड लॉयर लाइसेंस यूज करके यहाँ पे काम करता है और बहुत बार रिश्वत भी लिया है, तो तुम सोचो वो तुमको कैसे ट्रीट करेगा। अब ऐसे मिंग ये सब कुछ सिर्फ बोल ही नहीं रही थी, उसके पास एविडेंस भी था इस चीज का, पर वो ये सब कह क्यों रही थी उस आदमी को? तो इसलिए ताकि वो आदमी बता सके जो भी कुछ साउस को करने के लिए कह रहा था, और वो बताता भी है, जिससे मिंग को पता चलता है कि शाओ सोंगन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है और कर रहा नहीं है, कर चुका है और सारा डिटेल्स उसके केबिन में रखा हुआ है। तो वो उसके लॉ फर्म जाती भी है लंच देने के बहाने और उसके केबिन में भी घुसती है और वो एविडेंस देख भी लेती है। पर हाँ, उस टाइम शाओ आ जाता है तो चेंज नहीं कर पाती। शाओ आता है, वो सारा एविडेंस देखता है, पर फिर उसको कह दिया जाता है खाना खाने के लिए जो उसकी वाइफ अभी लेके आई थी, तो वो चला जाता है और इसी टाइम पे मिंग वो एविडेंस बदल देती है। और वैसे उस टाइम पे मिंग को भी एक फोटो मिलता है सॉन्ग का और उसकी बहन का, जिससे उसको भी याद आता है कि शायद ये वही है। तो अब ये सारा काम तो हो ही चुका था। उसी टाइम मिंग कॉल करती है किसी को और कहती है कि वो रिपोर्ट करना चाहती है शाओ लॉ फर्म के खिलाफ। वो कहती है कि वांग यू नाम का जो लॉयर है वो फोर्स्ड लॉयर लाइसेंस यूज करता है। तो ऐसा प्रोफेशन में इतना बड़ा स्कैंडल होना बहुत बड़ी बात थी, जिससे कि साओ का रेपुटेशन तो खराब होगा ही, और यही तो मिंग का प्लान था। इधर साओ शाओशन से कह रहा था कि ये आदमी झूठा है और ये जितना बैग्स किया ये भी फेक होगा पक्का। मतलब वो शाओशन को कन्विंस करने में लगा हुआ था कि हाँ, वो जो बोल रहा है वो सच है। पर इस टाइम पे लीजा कहती है कि ये सारा बैग्स रियल है और वैसे भी पेमेंट शाओशन ने की है, सोंगन ने की है। शाओशन भी कहती है कि अगर सोंगन मेरे साथ चीट करना चाहता और मुझसे झूठ बोल रहा होता तो ये मुझे इन्वेस्ट करने के लिए मना क्यों करता। इतना बोल के फिर उसको एक थप्पड़ देती है। इधर सोंगन कहते हैं कि तुम मुझे झूठा बोलने से पहले खुद को क्यों नहीं देख लेते एक बार। अब इसका क्या मतलब था? तो वो दिखाते हैं अपने फोन में कि अभी न्यूज उसी के लॉ फर्म के बारे में आ रहा है कि उसके लॉ फर्म में लॉयर्स फोर्स्ड लाइसेंस यूज करते हैं कोर्ट में अपीयर होने के लिए, और अपने इस लाइसेंस की वजह से बहुत लोगों को चीट भी किए हैं वो लोग। अब बेचारा बोले तो बोले क्या, चला जाता है वहाँ से। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। सोंगन न्यूज देख रहा था जिसमें कि शाओ के बारे में ही न्यूज आ रहा था। वो अपने लॉ फर्म के बिहाफ पे सभी लोगों से माफी मांग रहा था और फिलहाल के लिए उसका लॉ फर्म बंद था रेक्टिफिकेशन के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो लोग एक्चुअल में दोषी है उन लोग को पनिशमेंट मिलेगा। तो अब ये सब देख ही रहा था, तभी उसको हॉस्पिटल से मैसेज आता है कि एक सप्लायर रेडी हो गया, उसके रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड बॉडी ऑर्गन डोनेट करने के लिए, तो उसको 25 सितंबर से पहले आके अपना सर्जरी करवा लेना चाहिए। अब इन सारे इम्पोर्टेंट मैसेजेस को छोड़ के उसका ध्यान किस पे जाता है, मेंग पे, जो कि उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही थी। तो इसलिए वो ड्रिंक करने लगता है और उसी टाइम पे आती है वहाँ पे साओशान। नहीं, उसको ड्रिंक करने से रोकने के लिए नहीं, ये कहने के लिए कि तुम अकेले अकेले पी रहे हो, तो अब क्यों ना दोनों साथ में ड्रिंक करे। पर उसका एक्चुअल मतलब क्या था वहाँ आने का, ये पूछते हैं वो, जिसपे वो कहती है कि अब वो भी थोड़ा पैसा बनाना चाहती है। और वो कैसे, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो अपना कुछ बैग्स बेचती और सच में इतनी गुना दाम पे बिक भी गया। अब वो अपने फ्रेंड के साथ आई थी, मतलब दोनों मिलकर इन्वेस्ट करना चाह रही थी, पर वो फिर भी मना करते क्योंकि इन्वेस्टमेंट में तो रिस्क है ना, और कुछ मिलियंस तो वो इन्वेस्ट कर ही सकती है। जिसपे सॉन्गरन कहते हैं कि कुछ मिलियन से काम नहीं चलता, मोनेट प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट ही 10 मिलियन से ऊपर का रहता है। तो अब ये सब बोल के वो वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि अभी भी उनका ध्यान मिंग पे ही था, क्योंकि वो मैसेजेस का रिप्लाई जो नहीं दे रही थी। अब वो बाहर जाके खड़े रहते हैं तो उनको बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है चेस्ट एरिया में, और तभी कोई बाइक से आता है उनको इंजर्ड करने के पर्पज से, और वो होते भी गिर जाते हैं तो हाथ पे चोट लग जाता है, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं होता क्योंकि वो हट गए थे। वैसे वो आदमी उनको हर्ट करने के पर्पज से ही आया था। इधर सॉन्गरन का फ्रेंड आता है, उनको उठाता है, और इतना आइडिया तो सॉन्गरन को भी हो ही चुका था कि ये सब कुछ साव करवा रहा है। तो वो लोग कुछ आगे बात करे इससे पहले साओशान अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पे आ जाती है, तो ये दोनों छिप जाते हैं जल्दी से। अब वहाँ पे उनका फ्रेंड नोटिस करता है कि उनको नोज ब्लीड हो रहा है और साथ में चेस्ट पेन तो हो ही रहा था, जिसपे वो कहता भी है कि जाके हॉस्पिटल में तुमको चेकअप करवाना चाहिए। पर सॉन्गरन सुने तब ना, उस टाइम उनको मैसेज आता है साओशान का, और वो अब 10 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए रेडी थी। वो पैसा नेक्स्ट वीक ट्रांसफर कर देगी ऐसा बोली थी। तो वो तो उनके जाल में अच्छा खासा फंस चुकी थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मेंग पे। वो वही ऑर्फनेज गई हुई थी जहाँ सॉन्गरन और सॉन्ग्यू बचपन में पले थे, मतलब सॉन्ग्यू यानी कि सॉन्गरन की बहन। तो वहाँ पे उसको दोनों भाई बहन के बारे में बताया जाता है। बहन को थोड़ा दिक्कत है लोगों से मिलने जुलने में बचपन से ही, पर जिस टाइम वो टीचर बन के आई थी यहाँ पे, तो उससे सॉन्ग्यू इजीली घुल मिल पाई थी और उसको वो पसंद भी करने लगी थी, मतलब बातचीत करती थी तो मेंग से ही। वैसे ये सारी बातें मेंग को भी याद आता है, पर टीचर वापस से कहती है कि वो दोनों बच्चे अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे थे, पर एक दिन माँ तो नहीं आई, पर एक न्यूज आया कि उनकी माँ चल बसी है। तो सॉन्गरन इंश्योरेंस अपनी बहन की वजह से करना चाहता है, उसके भलाई के लिए, और वैसे उन लोगों की माँ यहीं पे बरिड है, ज्यादा दूर नहीं। तो अब ये पता होने के बाद वो भी जाती है वहाँ पे जहाँ पे बारिश में भीगता हुआ सॉन्गरन मिल जाता है उसको बैठा हुआ वहाँ पे। तो इस बार वो जाती है छाता लेके उसके पास, उसका आंसू पोंछती है। उसको भी अच्छा लगता है मेंग को वहाँ पे देख के, पर वो समझाती है कि तुम्हारी माँ को अच्छा नहीं लगेगा ये देख के, पर फिर कहती है कि अपने बहन के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, इंश्योरेंस तुम्हारी बहन के लिए था ना। वो कहता है हाँ। तो वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है शायद मैं माँ से जल्द ही मिलने वाला हूँ। इतना बोलता है कि बेहोश हो जाता है। तो वो उसको वही ऑर्फनेज में लेके जाती है जहाँ वो पला बड़ा था। थोड़ी देर में उसको होश भी आ जाता है। वैसे वो कहती है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा दवा नहीं दिख रहा है। वो कहता है मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे अचानक से चक्कर आ जाएगा, पर मैं ठीक हूँ। तो अब दोनों ऐसे ही बैठ के बातें करने लगते हैं। उसकी बहन के बारे में भी पूछती है कि वो कहाँ पे है। सॉन्गरन बताता है कि अभी स्कूल जाने का एज हो गया तो मैंने उसे स्कूल भेज दिया है। तब इस टाइम तक भूख भी तो लग गया होगा ना, तो वो खाना लाने जाती है और उस टाइम सॉन्गरन अपने चोट पे दवा लगाने लगते हैं और थोड़ी देर में वो रिटर्न होती है तो वो देख भी लेती है। पूछती है कि कैसे हुआ ये इंजरी, पर वो नहीं बताते। तो पहले तो जाके मरहम पट्टी कर देती है, फिर डायरेक्टली पूछती है कि वो किया है ना, यानी कि उसका पति। वो कहते हैं नहीं, पर वो जानती थी कि उसका पति किया है। तो वो कहती है कि उससे दूर रहा करो, वो भी पूरा पागल हो चुका है और वैसे साओशान के मैटर पे बहुत हेल्प कर चुके हैं, बाकी मैं खुद हैंडल कर लूंगी। पर वो कहता है कि मैं और भी कुछ तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ, मतलब और हेल्प करना चाहता हूँ, और सच में तुम्हें देख के हिम्मत आ जाता है मुझ में। तो अब ये सुन के वो क्या ही बोले। वो कहती है फिर ध्यान रखना खुद का, खुद को इंजर्ड होने मत देना। तो अब टॉपिक चेंज करते हुए सॉन्गरन कहता है कि बारिश के बाद आसमान बहुत अच्छा दिखता है, तो चलोगी देखने। तो अब दोनों जाते हैं, बाहर बैठ के देखते हैं, क्योंकि दोनों का ही पसंदीदा काम था बारिश के बाद आसमान के तारों को देखना। और देखते ही देखते एंड्रोमेडा का फोटो भी खींचता है सॉन्गरन। ये देख के मेंग कहती है कि मुझे ना बहुत जलन होता है इससे, क्योंकि कुछ भी हो जाए ये सब एक साथ ही रहते हैं। अब इस पॉइंट पे वो कहता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद हम अब आगे कुछ बोले, इससे पहले मेंग को कॉल आ जाता है। तो क्या बात होता है ये तो वो नहीं बताती सॉन्गरन को, बस वहाँ से जाने के लिए हड़बड़ा आ जाती है और उसको अपना ध्यान रखने का बोल के निकल भी जाती है। पर वो उस टाइम पे कॉल करता है लिजा को, मतलब मेंग की फ्रेंड जो उसको सर्जरी के बारे में बताई थी। तो वो कहता है कि अभी मैं अपना सर्जरी नहीं करवाना चाहता और इस बात को प्लीज सीक्रेट रखना, खास करके मेंग के लिए। अब नेक्स्ट डे वो अपने घर पे आती है तो पता चलता है कि वहाँ तो ढेर सारे रिपोर्टर्स थे और उसका पति उन दोनों के बीच का रिश्ता सभी को बता रहा था। लाइक कितने अच्छे हस्बैंड वाइफ है, कितना लविंग है, वो केयरिंग है। और जब वहाँ पे मेंग आती है तो वो उसको भी धीरे से बोलता है कि लव हमको सच में तुम्हारा बहुत जरूरत है। तब रिपोर्टर्स उससे भी क्वेश्चन करते हैं कि उन दोनों के बीच का इतना अच्छा रिश्ता कैसे है, मतलब कैसे चल रहा है उन लोग का रिश्ता। वो तो समझ ही रही थी कि वो बस अपना नाम क्लियर कर रहा है
है उसका हेल्प लेके। वो कहती है कि बस हमारे बीच का म्यूचुअल ट्रस्ट की वजह से। तब उसके इस एक्शन से उसका नाम तो क्लियर हो गया था, पर मिंग इससे भी कुछ बड़ा करने वाली थी, सोच के तो वही रखी थी। तो अब इसी बारे में वो दोनों डिस्कस कर रहे थे। वैसे सोंगन पूछता है कि अगला प्लान क्या है, मतलब वो ऐसा करी क्यों, जिसपे मिंग कहती है कि अब मैं चाहती हूँ शाओ के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो। अब ये बोलते बोलते वो देख ली थी कि सोंगन को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। उस टाइम पे वो जल्दी से मेडिसिन भी लेता है और फिर से ऐसा प्रिटेंड करता है कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है। तो वो आगे का प्लान डिस्कस करने लगता है, जिस टाइम पे मिंग कहती है कि अब तुमको कुछ भी करने का कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब मैं देख लूंगी। वो कहता है इन्वेस्टमेंट अभी तक आया नहीं है और वैसे भी तुम्हारा प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम। इस बात पे वो कहती है कि मुझे सच में रिग्रेट होता है कि मैं क्यों तुमको अपने रिवेंज प्लान में इंक्लूड की। मैं और तुम्हारा ये प्रीसियस टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती। इस बात पे वो उसका आंसू पोंछते हुए कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि अपने आखिरी के दिनों में कम से कम तुमसे मिला, और वैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी तक वैलिड है। इस बात पे वो अपने पापा के बारे में उसको बताती है। वो कहती है कि जब वो 19 की थी तो उसके पापा का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था, पर फिर भी वो उसके लिए सब कुछ किए जो वो कर सकते थे। उसके बाद वो इंटरनेशनल पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट की थी, उस कंपटीशन को जीती भी थी। बहुत खुश थी, बहुत खुश होकर घर आई, पर उसको पता चला कि उसके पापा आईसीयू में हैं। और तब से उसको लगता है कि अगर वो कंपटीशन में नहीं गई होती तो आखिरी के दिनों में अपने पापा के साथ होती। तो अब वो तो इस चीज को नहीं बदल सकती, पर हाँ वो ये जरूर चाहती है कि सोंगन ये टाइम अपनी बहन के साथ स्पेंड करे। अब ये सारी बात करके वो जाती रहती है। तब वो कहता है कि ये सब जब खत्म हो जाएगा ना तो मेरे पास है कुछ तुम्हारे लिए, पर क्या वो नहीं बताता। वो भी चली जाती है, पर उस टाइम उसको फिर से पेन होता है और वो ढेर सारा मेडिसिन ले लेता है। इस पर इधर ये घर आती है तो इसका हस्बैंड बहुत अच्छे से इसको पकड़ लेता है, क्योंकि इतना बड़ा हेल्प जो की थी, वरना उसका लॉ फर्म बैंकरप्ट हो जाता। पर अब ये सब करने में पैसा तो खर्च हुआ ही था, तो इसीलिए उसके लॉ फर्म में पैसा का कमी हो गया था। इट मींस उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए था। इस बात पे वो कहती है कि हाँ मेरा एक है इन्वेस्टर फ्रेंड, तो वो तुम्हारी हेल्प कर देगा अभी। अब ये सुन के तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर कहता भी है कि थोड़ा प्यास लगा है तो पानी ला दो ना। वो पानी लाती भी है पर कुछ डाल के, वो पीता भी है और साथ में कहता भी है कि पानी स्वीट लग रहा है। वो कहती है मेरी ट्रू फीलिंग्स की वजह से, और थोड़ी देर में वो सो भी जाता है। तो वो उसके पैंट्स पे पानी गिरा देती है। अब उसका नींद बहुत देर बाद खुलता है। वो नहा धो के आता है नीचे। वैसे उसको भी नहीं पता चला था कि उसको हुआ क्या था, पर वो कहती भी है कि सर डेली डेली अपना पैंट्स मत चेंज करो, बारिश का मौसम है तो सूखेगा नहीं। पर फिर कहती है कि कुछ बहुत बेकार स्मेल नहीं आ रहा। अब वो बेचारा बोले तो बोले क्या, क्योंकि वो जब उठा था तो उसका बेड तो भींगा हुआ था, तो उसको तो यही लगेगा ना कि वो पी किया है, पर उस टाइम कुछ नहीं बोलता वो। तो अब थोड़ी देर बाद वो वही अपने इन्वेस्टर फ्रेंड के पास लेके जाती है उसको। वो अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस करवाती है उस आदमी से, उसके गैलरी का फॉर्मर क्लाइंट के तौर पे। वो कहती है अपने पति को कि अगर वो उसका गारंटर बन जाता है तो उसका पैसा का सारा प्रॉब्लम वो आदमी सॉल्व कर देगा। तो अब उसके पति को एग्रीमेंट दिया जाता है साइन करने के लिए। वो देखता है तो वो कहता है कि ये लोन एग्रीमेंट गारंटी एग्रीमेंट क्यों लग रहा है वैसे, जिस पर वो आदमी उसको याद दिलाता है कि उसका अभी छवि सबके सामने कुछ ज्यादा सही नहीं है और कोई उसका हेल्प करने के लिए रेडी भी नहीं है, तो वो देख ले अपने एंड से उसको लेना है या नहीं। अब ये सुन के वो कश्मकश में पड़ जाता है, क्योंकि गारंटर बनना भी तो रिस्क वाला काम ही है ना। पर उसकी वाइफ समझाती है कि मैं हूँ ना, वैसे भी अमेरिकन गैलरीज मुझे इनवाइट किया है ग्लोबल एग्जीबिशन टूर के लिए। तो अब क्या, वो साइन कर देता है उस एग्रीमेंट पे। अब उसी टाइम पे लीजा उसको भेजती है सोंगन का रिपोर्ट, जिससे उसको पता चलता है कि उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वो जाती है लीजा से मिलने के लिए, जिसपे वो बताती है कि सोंगन अपना सर्जरी कैंसिल कर दिया है और इसकी वजह से उसका हालत और खराब हो रहा है। तो इसलिए वो चाहती थी कि मिंग उसको मनाए इस चीज के लिए, ताकि उसको ट्रीटमेंट मिल पाए। इधर साओसन अपना प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेके पहुंची हुई थी शाओ के पास, मतलब वो प्रेग्नेंट थी, और ये सुन के शाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो अब उसके और उसके बच्चे के लिए शाओ को कुछ तो करना चाहिए ना। वो कहता है कि हाँ अभी मेरे पास कुछ पैसा है, तो बोल रही थी ना बहुत दिन से इन्वेस्टमेंट के लिए, अब लॉ फर्म के लिए कुछ पैसा मिला है तो ये तुम रख लो। मतलब अभी जो वो पैसा लेके आया ना, वो सारा पैसा दे देता है साओशन को। तब उसको तो पैसा ही चाहिए था। वो कहती है कि एक प्रोजेक्ट पे मुझे इन्वेस्ट करना है और वैसे पैसा आता है ना तो तुमको भी तुम्हारा शेयर मिल जाएगा। अब ये सुन के वो कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। वो कहती है मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगता, तुम जलने लगते हो, मैंने कितनी बार बोला है ना कि वो दोस्त है मेरा। तो अब ये सुन के वो भी कुछ नहीं कह पाता। वो बस एक वीकेंड का नाम लेता है और कहता है कि उस दिन हम लोग साथ रहे। वो कहती है हाँ ठीक है। अब इधर मिंग को पता चलता है कि साओशन उसके पति के साथ कुछ बार हॉस्पिटल गई है, और इतना सिर्फ उसको पता नहीं चला था, साथ में फोटो भी आया था। तो वो कहती है कि एक वीक बाद इसी फोटो की वजह से ये न्यूज हेडलाइन बनेगा। अब उसी टाइम सोंगन कहते हुए आता है कि अभी तक पैसा आया नहीं है साओशन की तरफ से, तो तुम मुझे पहले ही क्यों 10 मिलियन दे दी। वो कहती है क्योंकि खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब क्यों खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट वो पूछता है, जिसपे वो कहती है कि मुझे और अच्छा प्लान मिला है, तो इस प्लान का कोई जरूरत नहीं है। अब वो क्या प्लान मिला है वो पूछता है, तो वो कहती है तुमको जानने का जरूरत नहीं है। अब इस बात से तो वो समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। वैसे भी वो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रही थी, मतलब झूठी बोल रही है। वो उससे बहुत बार पूछने की कोशिश करता है पर वो कुछ नहीं बताती। वो कहती है कि बस कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और तुमको क्यों लगता है कि तुम्हारे बिना मेरा रिवेंज पूरा नहीं होगा? मैंने पहले ही कहा था ना कि काम खत्म होने के बाद 10 मिलियन तुमको मिल जाएगा, तो बस मिल गया और आगे से मैं अपना देख लूंगी। अब ये सुन के वो जाने लगता है, पर वो कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए परेशान ना हो, मैच करवाने के लिए बोन मैरो रजिस्ट्री जाओ और अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाओ। चाइना मैरो डोनर प्रोग्राम के तहत बोन मैरो बैंक जर्मनी में मैंने तुम्हारा अरेंजमेंट करवा दिया है। अब ये सुन के वो सीधे आके उसको किस कर लेता है और कहता है कि अगर दूसरा बार मुझे मिले तो मैं वापस से प्यार करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जो भी किया था वो एक्टिंग नहीं था। इतना बोल के वो चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उसी वीकेंड वाले दिन, जिस दिन उसका पति अपना पूरा टाइम साउसन के साथ स्पेंड करने वाला था। तो वो दोनों आते भी है होटल। अब वहाँ पे मिंग तो पहुंच ही चुकी थी, पर सोंगरन के बिना प्लान एग्जीक्यूट करना बहुत ही ज्यादा टफ था। वैसे तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए, पर फिर भी वो जाती है अंदर। और हाँ, सोंगरन उसको अकेला नहीं छोड़ता, वो भी आ जाता है वहाँ पे उसको ज्वाइन करने के लिए। हाँ, वो कहती है वापस जाने के लिए, पर नहीं, वो थोड़ी जाने वाला था और साउशन उसको कार्ड दे चुकी थी जो शाओ दिया था साउशन को, तो सोंगरन वो भी दे देता है मिंग को। अब हाँ, वो नहीं चाह रही थी उसको इंक्लूड करना, पर लीजा आती है वहाँ पे अपने पूरे टीम के साथ। वो कहती है कि तुम तो जानती हो इसको, ये नहीं मानेगा। तो अब क्या, उसके प्लान में पूरा टीम जो शामिल था वो वहाँ पे आ जाता है, क्योंकि जो करना है आज ही करना है। तो सब उस हिसाब से अपना गेटअप भी करके आया था। तो अब शुरू होता है प्लान। वो कॉल करता है साउशन को और कहता है कि मैं तुम्हारी वाले होटल में हूँ, नीचे हूँ, तुम कौन से रूम में हो? अब वो बेचारी तो शॉक्ड ही रह जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ, तो बस आ गया। तो इस बात पे वो कहती है कि मैं ही नीचे आ रही हूँ, रुको वहाँ पे। तो अब उस पर्टिकुलर टाइम शाओ नहा रहा था, तो वो चली जाती है नीचे। सोंगरन बुके लेके आया था तो उसको देता है। वैसे शाओसन कहती है कि अगली बार ऐसे आना ना तो मुझे बता देना पहले ही। वो कहता है तुम्हें मेरा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा क्या? वो कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अचानक से हो गया ना, तो मैं नहा रही थी अभी। अब इस पॉइंट पे वो उसके हाथ से रूम की ले लेता है और कहता है कि अब मुझसे और वेट नहीं हो रहा, चलो ना रूम में। अब वो तो उसको जाने दे नहीं सकती थी, तो वो उसको रोकते हुए कहती है कि मेरा थोड़ा काम बचा हुआ है, तो 2-3 घंटे का काम है, वो करके फिर बुलाती हूँ। इस बात से सोंगरन को भी कोई परेशानी नहीं था, पर हाँ, वो उसको उसके रूम तक छोड़ने जाता है तो रूम नंबर तो देख ही लेता है। तो थोड़ी देर बाद फिर से एक सरप्राइज देने के लिए ढेर सारा कुछ उसके लिए लेके जाता है। अब गेट तो शाओ ही खोलता है और वो कहता है कि मैंने रूम सर्विस नहीं मंगाया, पर फिर बीच में कूदता है सोंगरन बुके लेके। एंड अगेन दोनों ही एक दूसरे को देख के शॉक रह जाते हैं। तब तक वहाँ पे शाओसन भी आ जाती है। अब सोंगरन तो बहुत अच्छे से कहता है कि मैं तुमको सरप्राइज देना चाहता था, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना। अब ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड का नाम सुन के शाओ शॉक रह जाता है। सोंगरन कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? इसके बाद पूछता है शाओसन से कि तुम तो कह रही थी तुम बस काम करती हो इसके साथ। अब ये सुनकर शाओ गुस्सा जाता है कि तुम प्रेग्नेंट हो मेरे बच्चे से, फिर भी बाहर ये सब कर रही हो। अब प्रेगनेंसी वाली बात सुनकर सोंगरन शॉक्ड कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो वैसे ही कर करके वो बोलने लगता है, जिसपे शाओशन उसको कहती है कि नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। इस बात पे शाओ कहता है कि तुम मुझे बुद्धू बनाए प्रेगनेंसी का नाटक करके। वो कहती है हाँ तो क्या, ऐसा नहीं करती तो तुमसे पैसा कैसे लेती इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इतना बोल के फिर से सोंगरन को बनाने लगती है, पर वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। अपना बुके फेंक के रोते हुए निकल जाता है वहाँ से। और उधर तब तक शाओ शाओसन से पूछता है कि तुम मेरा पैसा इसको दे दी। ये सुनकर वो जाता है और ड्रिंक लेकर उसके मुंह पे फेंकता है। एंड देन फिर आगे बढ़ जाता है नाटक करते हुए। अब वो पीछे पीछे फिर आती है, फिर से सेम चीज बोलती है कि वो मुझे पसंद करता था, मैं तो उसको कब के मना कर दी थी। पर इस बार वो उसका बात नहीं मानता। तब तक शाओ भी आ जाता है और वो अपना पैसा वापस मांगने लगता है सोंगरन से। अब उस टाइम तक वहाँ पे भीड़ भी इकट्ठा हो जाता है, उन लोग का फोटो भी खींचने लगता है। अब इस गेम में मजा और ऐड होता है जब वहाँ पे मिंग आती है। वो अपने हस्बैंड को ऐसे देख के कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या चल रहा है ये सब। अब वहाँ पे जो भीड़ था वो कह रहा था कि बगल वाली लड़की तो इस आदमी की गर्लफ्रेंड थी ना, पर इसकी तो वाइफ भी है, और ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में चेक इन किया तो उसका बॉयफ्रेंड आ गया और अब इसकी वाइफ आ गई। अब ये सब सुन के वो भी थोड़ा शॉक्ड होने का नाटक कर ही लेती है। अब बेचारा शाओ वो अपनी पत्नी को एक्सप्लेन करने लगता है कि नहीं ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो अब मानने वाली थोड़ी थी और वो निकल जाती है। और इसी टाइम सारे रिपोर्टर्स उससे क्वेश्चन भी करने लगते हैं। और उसी टाइम ये भी पोस्ट हो गया था कि वो एक लड़की के साथ हॉस्पिटल गया था गायनोकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, मतलब इसका और उस लड़की का कुछ तो चल रहा है। अब ये सब चीज वो कहता है नहीं ये सब कुछ झूठ है। अब इसी टाइम पे कोई आके उसके नीचे पानी गिरा देता है और अब इस चीज को लेके लोग चिल्लाने लगते हैं कि वहाँ नीचे पानी कहाँ से आ गया। अब वो करे तो करे क्या, भागता है मुँह छिपा के वहाँ से। तो अब वो अपनी वाइफ से मिलता है अलग, और उसके बारे में तो हेडलाइन बन ही चुका था, मतलब उसका अच्छा खासा इज्जत का कचरा हो चुका था। वो अपनी वाइफ को समझाता है कि बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो कहती है अच्छा नहीं लग रहा था तो होटल चले गए किसी के साथ, ये क्या बात हुआ। तो वो डिवोर्स लेने की बात करती है। वो कहता है इन सब चीजों की वजह से तुम डिवोर्स लोगी। वो कहती है नहीं, तुम मुझे 2 महीना बाद मरा हुआ देखना चाहते हो इसलिए। अब पहले तो वो बोलता है कि तुमको साउशन ये सब बोली है, पर वो कहती है कि तुम बताओ कि तुम मुझे कैसे मारना चाहते थे। तो अब वो उससे माफी मांगने लगता है, पर वो कहती है कि मैं तुम्हें 2 चॉइस देती हूँ, पहला ये कि डिवोर्स नहीं लूंगी, पर तुम जो भी किए सबको सब कुछ बता दूंगी ताकि तुम्हारा सारा रेपुटेशन
चला जाए और ये सब करने के बाद डिवोर्स लूंगी। और दूसरा तरीका ये कि डिवोर्स ले लो और जो घर पापा छोड़ के गए थे वो मुझे दो। अब ये सुन के वो आता है अपने पे। वो कहते हैं कि अगर मैं ये सब कुछ ना मानू तो, जिस पे वो कहते हैं कि अनलाइसेंस्ड लॉयर हो तुम, अनसक्सेसफुल इंश्योरेंस फ्रॉड किए हो, तो इन सब चीजों की वजह से जेल तो नहीं जाना चाहोगे तुम। अब ये सुन के तो वो पूरा पागल ही हो जाता है। वो कहता है तुम्हारा यही नेचर ना मुझे अच्छा नहीं लगता, और तुम लकी थी तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारा अच्छे फैमिली में जन्म हुआ था, मेरा तो नहीं हुआ था, तो मुझे तो ये सब करना पड़ा ताकि मुझे भी वो सब कुछ मिल सके। तो इसमें मैं कहाँ से गलत हुआ, तुम गलत हो। ये सुन के वो उसको एक एग्रीमेंट दिखाती है और कहती है कि अच्छे से देखो, तुम मेरे पापा को कन्विंस किए थे मुझसे शादी करने के लिए। तुम अपना लॉयर का लाइसेंस, एकेडमिक क्रेडेंशियल्स सब कुछ नकली बनवाए, एक अच्छा आदमी बनने का नाटक किए, मुझे जबरदस्ती शादी के बंधन में बांध के सिर्फ घर का काम करने के लिए फोर्स कर दिए, और बाहर ये सब कर रहे थे अपनी खुशी के लिए। मैं आर्टिस्ट थी पर मैं पेंटिंग छोड़ दी तुम्हारे लिए, और तुम क्या किए मेरे लिए। तो आज तुम्हारा जो भी हालत है वो तुम्हारे खुद के वजह से है, मेरे वजह से नहीं। तो अब तुमको जो भी पनिशमेंट मिलेगा वो तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सब बोल के वो चली जाती है वहाँ से। तो अब ये सब खत्म करके वो जाती है अपने फ्रेंड के पास, बातें करते रहती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि अब तो सब कुछ हो गया, अब क्यों उदास लग रही हो। वो कहती है कि मैं उस रात के बाद सॉन्गरन से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तब लिसा को ध्यान आता है कि उसी के साथ तो आखिरी बार वो गया था मिंग को बाय बोल के, पर डायरेक्टली नहीं, बस देख के। तो अब प्रेजेंट में वो उसको एक रिपोर्ट दिखाती है जो सॉन्गरन दिया था, मतलब उसको बोन मैरो मैच मिल गया है। मतलब जब से वो तुमसे मिला है तब से वो भी चाहता है कि वो अब जिंदगी जिए, तो बस कुछ दिन बाद वो ट्रीटमेंट करवाएगा। अब ये सुन के वो भी बहुत खुश हो जाती है। वो भागती है सॉन्गरन की माँ के ग्रेव के पास, और हाँ, सॉन्गरन उसको वहाँ मिल जाता है। अब वहाँ में उनको देख के वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो बोली थी ना कि हम लोग का कोऑपरेशन खत्म हो गया। वो कहती है हाँ, और कहे मुताबिक पैसा तुम्हारे पास चला भी गया, तो क्या आप मिल भी नहीं सकती। वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब वो लोग बैठ के बात करते हैं। वो कहता है कि काफी खुश लग रही हो। वो कहती है हाँ, ऐसी शादी से आजाद हो गई तो खुश तो रहूंगी, पर तुम क्या देने वाले थे मुझे। वो कहता है मैं भूल गया, जिस पे वो कुछ नहीं कहती। तो अब वो उसके सर्जरी के बारे में उससे पूछती है, लाइक कब होने वाला है। वो कहता है कल। तो इसके बाद तुम क्या करने वाले हो, वो पूछती है। वो कहता है मैं चाहता हूँ खुद का रेडियो स्टेशन स्टार्ट करना और ड्राइंग करना भी। वो कहती है मैं तुम्हें सिखा दूंगी। और सिखा दूंगी क्या, वो उसको उसी टाइम सिखाती है, क्योंकि उसके पास एक डायरी था जिसमें एक स्केच बना हुआ था, तो वो उसी टाइम उसको और बेहतर करना सिखाती है। तो ये सब करने के बाद वो उससे कहता है कि सर्जरी में तुम मेरे साथ चलोगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ठीक होने के बाद मैं सबसे पहले तुम्हें देखूं। वो भी कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो अब ऐसे ही बात करते करते वो उसको किस कर लेती है और फिर नॉर्मल भी हो जाती है। उसके बाद उसका फोन उससे मांगती है, कुछ फोटो खींचती है और कहती है कि ये फोटो तुम सर्जरी के बाद देखना। तो अब ऐसे ही बातें करके वो लोग घूमते रहते हैं। दिन से रात हो जाता है और अब वो उसको किस करके बाय बोलता ही रहता है, मतलब कल मिलते हैं लाइक। एंड देन वो रोड क्रॉस करती है, तभी एक कार आता है, उसको शूट करता है और निकल जाता है। और उस कार में थी कौन, तो साओशन। बेचारी मेंग, वो तो स्टक ही हो जाती है। उसको तो समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। वो उसके पास भागती है, उसको पकड़ी रहती है, एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहते रहती है सबको। बहुत बेबस थी उस टाइम वो। सॉन्गरन भी पूरा अनकॉन्शियस हो चुका था। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल लेके भागती है उसको। डॉक्टर्स तुरंत उसके इलाज में लग जाते हैं और ये देखते देखते बेचारी महंगी बेहोश हो जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 3 महीना बाद। सॉन्गरन को अभी भी होश नहीं आया था, क्योंकि उस टाइम के बाद वो कोमा में चला गया था। और इस पूरे टाइम के दौरान ऑब्वियसली मेंग भी अपसेट ही रही। उसको सब कुछ उसका गलती लग रहा था, वो खुद को ब्लेम कर रही थी हर चीज के लिए। पर लीजा उसको बताती है कि सावसन अरेस्ट हो चुकी है, और वो कन्फेस भी किया कि हाँ वो शूट किया है सॉन्गरन को बिना किसी हेजिटेशन के। और जो शाव है उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस गारंटी एग्रीमेंट के तहत। अब ये सब तो ठीक है, पर मेंग कहती है कि अगर मैं टाइम के पीछे जा पाती ना, तो मैं कभी भी सॉन्गरन को इसमें इंक्लूड नहीं करती। अब ये सब जब बात चल ही रहा था, तभी मेंग के लिए एक पैकेज आता है। अब वो खोल के देखती है तो उसमें वही बैग था जिसका डिजाइन वो दोनों मिल के किए थे। तभी उसको कॉल आता है एक आदमी का। उस आदमी का नाम हुआ शाह था। वो कैट नाइट का फाउंडर था, और ये डिजाइन सॉन्गरन उसको भेजा था। उन लोग को ये डिजाइन अच्छा लगा, तो स्पेसिफिक मेंग के लिए वो लोग ये बैग बनाए। अब उस आदमी की ये बातें सुन के वो अच्छे से समझ जाती है कि सॉन्गरन उसको क्या देने वाला था। हाँ, ये सुन के वो इमोशनल तो बहुत ज्यादा हो जाती है, पर कुछ कर नहीं सकती थी। और वैसे वो उसकी बहन को ड्राइंग सिखाने भी लगी थी। अब उसी टाइम उसको पता चलता है कि होश आ गया सॉन्गरन को। वो तो भागती है हॉस्पिटल, जाके उससे लिपट जाती है। खूब सेंटी थी पर खूब खुश थी। उसको सही सलामत देख के उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सॉन्गरन कहता है कि जब मैं बेहोश हो रहा था तो मुझे लग रहा था कि समुद्र की गहराइयों में जा रहा हूँ, पर वहाँ भी मुझे तुम्हारे रोने का आवाज सुनाई दे रहा था। मुझे लग रहा था कि तुम मुझे उठने के लिए कह रही हो। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैं उठ गया। ये बात
बात सुन के उसको भी बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छे से ठीक होने के बाद वो दोनों फिर उसी जगह पहुंच जाते हैं। दोनों अपने अपने फोन में जो एटोमेटा का फोटो खींचे थे वो देखते हैं और एक दूसरे के साथ उस मोमेंट में जीते हैं, क्योंकि उसको याद आता है कि लीजा उसको बताई थी कि ऐसे जो सोंगन को होश है ये नॉर्मल नहीं है। तो अब एक दूसरे के साथ बैठे हुए अपने मन की बात शेयर करते हुए ये कहानी यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।